आप सभी का इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत। आभार हिंदी भवन का और रत्नावली जी का, मेरे दोस्त रुपेश शुक्ल का, कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपने समय की दिग्गज स्त्रीवादी चिंतकों और रचनाकारों से बातचीत में मुब्तला हो सकूं और आपको आधी दुनिया की उस सच्चाई की तरफ ले चलूं जिस सच्चाई को सुनने के वक्त बहुत सारे लोगों को भूख प्यास सताने लगती है। जिस सच्चाई को सुनना इतना आसान नहीं होता, जिस सच्चाई को सुनने के लिए साहस, समय, बहादुरी चाहिए। माया एंजेलो ने कहा था कि जीवन में सबसे बड़ा मूल्य है साहस, और आपके सामने ये मंच पर बैठी हुई स्त्रियां अपने समूचे साहस के साथ मौजूद हैं और आधी दुनिया की सच्चाई को व्यक्त भी कर रही हैं और आपको बताने आई हैं कि सदियों से समाज और उसकी सत्ता संरचनाओं में स्त्रियों को दूर रखा गया, उन्हें नेतृत्वकारी भूमिका से वंचित किया गया। बावजूद इसके यदि इन्होंने लेखन से अपनी पहचान बनाई, रचनात्मकता से आपके बीच में अपनी आवाज़ को लेकर के ये सामने आई, तो आदरणीय ममता कालिया जी, निर्मला पुतुल जी और हमारी सम्माननीय अनामिका जी हम सबके सामने अपनी रचनात्मकता के बारे में बताएंगे। इन सब से मेरा सवाल है तीनों ही रचनाकारों से कि वे इस समय, इस युद्ध के समय में अपनी रचनात्मकता को कहाँ देखती हैं। युद्ध के निर्णय स्त्रियां कभी नहीं लेती और युद्ध की स्थितियां स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग होती हैं। राजनीति भी स्त्रियों के लिए अलग अर्थ देती है। 33% आरक्षण का अधिकार मिल जाने से राजनीति में स्त्रियों की स्थिति में क्या कोई बदलाव आता है? शायद नहीं, क्योंकि राजनीति में जो स्त्रियां प्रतिनिधित्व की भूमिका में हैं संसद में, वे नारीवादी सरोकारों से अच्छी तरह परिचित हैं, इसमें संदेह है। तो मेरा पहला सवाल आदरणीय निर्मला पुतुल जी से कि वे अपनी रचनात्मकता के इन सालों में आज अपने आप को कहाँ पाती हैं इस बदले हुए समय में। निर्मला जी। हेलो, आदरणीय मंच और यहाँ प्रसाल में उपस्थित प्रबुद्धजन, छात्र छात्राएं और आयोजक रत्नावली मैडम और तमाम सारे जो पर्दे के पीछे आयोजक हैं, उन सबको हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। आज आप सबों से रूबरू होने का एक मौका दिया है, जो हमारे लिए बहुत ही विश्वसनीय फिलहाल समय है। तो आधी आबादी की बात यहाँ कही जा रही है और उसमें रचना कर्म में हम अपने आप को कहाँ पाते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ बोलना चाहेंगे, एक बात से मुझे बहुत वेदना होती है, अंतर्मन को छूती है और हतोत्साहित करती है कि
आदिवासी लेखिका। ये आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों जुड़ता है? तो वहाँ पर लगता है कि वहाँ भी हमारे साथ हमले होते हैं और इस हमले को हम झेलते हैं। हालांकि ये अच्छी बात है कि हम आदिवासी हैं, लेकिन मुझे उस जमात से क्यों हटाया जाता है, इतर क्यों किया जाता है? खैर, वो अपनी अपनी शिकायत है। और यह मंच है, मंच एक ऐसा स्थान है जहाँ से अपनी बातों को हम रख सकते हैं। रचना कर्म में हम अपने आप को कहाँ पाते हैं? हम आधी आबादी हैं, हम स्त्रियाँ दुनिया की बात करते हैं। वाकई हम आधी आबादी हैं, लेकिन हमें कहाँ कहाँ से वंचित किया जाता है? क्यों हमें मुख्य भूमिका में नहीं आने दिया जाता है? यह जो अदृश्य जो साजिशें होती है, वहाँ स्त्रियों को पीछे क्यों किया जाता है, जबकि हम पूरी दुनिया की आधी आबादी हैं? इस पर यकीन करते हैं। ठीक उसी तरह रचना कर्म में भी हम देखते हैं, स्त्री आज जिस तरह से सशक्त हस्ताक्षर हमारे सामने बैठी हुई हैं, वो अपने समय की सशक्त हस्ताक्षर हैं और वो अपने कर्म के बदौलत आज यहाँ तक आए हैं। तो हम भी अपने आप को देखते हैं कि आज तक जितनी रचनाएं हमने की है, वह वाकई संघर्ष का परिणाम ही है। जो कोई रचनाकार यूँ ही नहीं बनता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं तिलमिलाहट होती है शब्दों की, या फिर उसे अपने जमात से अलग रखने की साजिश होती है। और ये सारे साजिशों को वो झेल रही होती है अपने आप में। तो वो अपने साजिशों को झेल रही होती है और इस साजिश से बाहर निकलने के लिए अपने कलम को चलाती है, कलम उठाती है, अपने दर्द को बयां करती है। और हम पाते हैं कि आज हम भले ही समय के सशक्त हस्ताक्षर नज़रों में नहीं हो पाए आप सबों के, लेकिन हमें लगता है आज तक हमने जितने भी कर्म किए हैं, रचना कर्म, यह एक मिसाल बन गई है हमारे पीढ़ी के लिए भी। और मुझे लगता है कि आने वाले पीढ़ी के लिए भी ये मददगार साबित होगा। और यह समय एक ऐसा समय होता है कि इसमें सबको रेखांकित करता है। हर रचनाकार अपने अपने समय को रेखांकित करती है। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद निर्मला जी। अनामिका जी, मेरा एक सवाल है आपसे। क्या आपको लगता है कि जाति व्यवस्था के कारण सताई गई जो स्त्रियां हैं भारत की, वे सभी, उनका सच और सवर्ण स्त्रियों का सच क्या अलग है? अगर अलग है तो कैसे? आप इसको कैसे देखती हैं? ये जो तुमने बात की, आपने बात की डॉक्टर प्रोफेसर गरिमा, उसके दो आयाम हैं। एक तो एकाश्म नहीं होता, मोनोलिथ नहीं होता, ये फिर भी बहनापे की एक लता है, चूँकि दोनों तरफ की स्त्रियों की देह शोषण का प्राइम साइट है। आदिवासी समाज की स्त्रियों के लिए भी, दलित स्त्रियों के लिए, शहराती और गंवई स्त्रियों के लिए देह जो कि आनंद निर्झर का स्रोत हो सकता था, पूरी मानवता को जिसने गर्भस्थ किया, पाला पोसा और आज पूरी धरती को माँ की निगाह से देखने का पाठ पढ़ा रही है, वही स्त्री देह दुनिया के सारे अपराधों की प्राइम साइट, आधार पीठिका है। कोई भी अपराध ले लीजिए, जन्म लेन भ्रूण हत्या से लेकर डायन दहन, बलात्कार, गाली गलौज, मारपीट, पोर्नोग्राफी, एड्स भी देशों में स्त्रियों, बच्चियों का निर्यात, सबका प्राइम साइट स्त्री की देह है, दोनों तरफ। और एक बात और सामने है जो बहनापे
की डोर मजबूत करती है कि हमारी भाषा में, निर्मला जी की भाषा में और दूसरे लोगों की भाषा में भी, अनीता भारती की भाषा में और दूसरे लोगों की भाषा में भी, जैसा कि गुप्त ने कहा आंचल में है दूध और आंखों में पानी, तो आंचल का दूध, आंखों का पानी और बतरस का शहद, ये तीनों घुला हुआ है। तो दो तो समानताएं हो गईं कि देह सबके शोषण का प्राइम साइट है, और दूसरा कि भाषा का रंग कमोबेश वैयक्तिक स्मृतियों और जातीय स्मृतियों के बीच फर्क नहीं करता, वो सीमांतरण में विश्वास करता है। क्रोशिया पहले होता था ना, क्रोशिया की फुर्तीली बेचैनी से आज औरत की कलम चल रही है। वो बेडरूम के आतंक से, शयन कक्ष के आतंक से लेकर युद्ध क्रातर और कॉन्फ्लिक्ट जोन के आतंक तक, आईटीओ और डब्ल्यूटीओ के विसंगतियों से लेकर आम जीवन, सड़क और गांव और गलियों और जंगलों के जीवन की विसंगतियों तक, मैक्रो से माइक्रो तक, पर्सनल से पॉलिटिकल तक, जितने ध्रुवांत हैं, सत्य हमेशा ध्रुवांतों में प्रकट होता है, और जितने भी ध्रुवांत हैं पहले उनको जोड़ने के लिए, पहले जो से क्रोशिया की सुई चलती थी बेचैनी में शटलवर्क की तरह, अब औरतों की कलम दोनों तरफ के सिरे मिलाकर दोनों के बीच पदानुक्रम ढाह रही है। हम जिस तरह के पदानुक्रम मुक्त समाज का सपना देखते हैं मिलकर, श्रेणीबद्धता नहीं हो वर्गों की, वर्णों की, धर्मों की और नस्लों की भी, उसी तरह का हम शिल्प भी अपनाते हैं। जो हमारे रूपक हैं उसमें भी, अब जैसे मैं एक दरवाज़ा थी, मुझे जितना पीटा गया मैं उतना खुलती गई, इस तरह के जो रूपक होते हैं उसमें आगे है कि झाड़ू से बुहारना है सब कुछ, ब्रह्मांड की सारी विसंगतियां आगे की पंक्तियों में। तो ये जो घरेलू बिंबों का कॉस्मिक विन्यास होता है वो एक तरह का महास्वप्न है, जिस पदानुक्रम मुक्त समाज का हम सपना देखते हैं। हम अपने रूपकों में और बखानों में भी, जैसे फिल्मों की टेलीस्कोपन तकनीक होती है और शिप्र फोकल शिफ्ट की तकनीक होती है, वो सब आजमाते हुए शिल्प में भी वही विजन प्रतिबिंबित कर रहे हैं जिसका हम मिलकर सपना देख रहे हैं। हम आपके पास दोबारा आएंगे, बहुत बहुत लेकिन कुछ दुख नहीं, अंतिम बात बोलने दो जो बहुत जरूरी है, जो कि डबल बाइंड की बात है। जैसे अफ्रीकी अश्वेत स्त्रियों को दोहरा दुख झेलना पड़ता है, उस तरह से जंगल से और गांवों से और दलित बस्तियों से आई हुई स्त्रियों को दोहरा दुख झेलना पड़ता है। स्त्री होने का दुख और उस तरह की स्थिति में होने का दुख। तो बहनापे की तो प्रेम बेल बढ़ गई है, मीराबाई की तरह आनंद फल उसमें फलेगा, लेकिन बावजूद कटेली बाड़ियां हैं और दुख इनका दूसरा है और गहरा है, दोहरा अभिशाप है ये, इसको रेखांकित करना भी बहुत जरूरी। जी धन्यवाद। अनामिका जी, जिस तरफ आपका इशारा था वो दरअसल इस समय जब हम स्त्रीवादी आलोचना करते हैं तो हम उसको इंटरसेक्शनैलिटी के नज़रिए से करते हैं कि एक स्त्री जो दलित है उसका शोषण सिर्फ दलित होने के कारण नहीं, बल्कि उसका शोषण दलित होने के कारण, उसके जेंडर के कारण हो सकता है, उसकी शारीरिक स्थिति के कारण, उसके रंग के कारण भी हो रहा हो। तो जब हम स्त्रियों के लिखे हुए की आलोचना करते हैं तो हमें इस सारी इंटरसेक्शनैलिटी पर भी ध्यान देना पड़ेगा। मेरा ममता कालिया जी से एक सवाल है। अभी अभी उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है और ये हम सब के लिए बड़े गर्व और खुशी की बात है।
कि अगर हम ये न कहें कि सारी दुनिया पुरुषों के लिए, पुरुषों की सहूलियत के लिए बनाई गई है, तो भी हम ये जानते हैं कि अधिकांश दुनिया का एक अधिकांश हिस्सा पुरुषों की सहूलियत, पुरुषों की सुविधा के लिए बनाया गया है। बीइंग एंड नथिंगनेस में जॉन पॉल सार्त्र ने गेज की बात की थी, नजरिए की बात की थी। तो आदरणीय से मेरा सवाल है कि क्या स्त्री के लिखने में, लिखे हुए को पढ़ने में और पुरुष के लिखे हुए को पढ़ने में ये नज़रिया, ये गेज कोई भूमिका निभाता है? अगर निभाता है तो वो भूमिका कैसी होती है? प्लीज़ मैम। धन्यवाद गरिमा, आपने 2 सवाल नत्थी कर दिए हैं और उसमें से पहले सवाल को मैं ज़्यादा तवज्जो देती हूँ, जहाँ ये कहा जा रहा है कि पुरुषों के लिए की सहूलियत के लिए दुनिया बनाई गई है। और वाकई में देखा जाए तो आज अगर हम देखें तो हम ये नहीं कह सकते केवल एक वर्ग की स्त्री के साथ अन्याय हो रहा है। आज स्त्री के प्रति जितनी व्याप्त हिंसा है वो हर वर्ग में है और सबसे ज़्यादा तो युवा वर्ग में है। लड़की विश्वास करके एक लड़के के साथ रहती है, अगले दिन या अगले साल उसकी लाश सूटकेस में पाई जाती है। कोई लड़की विश्वास करके किसी लड़के से बेतकल्लुफ़ी से अपने घर की बातें बताती है, वो उसके सारे चित्र सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है। ये एक नई किस्म की हिंसा हमारे सामने आ रही है और इसमें आप ये देखिए लगातार स्त्रियों को ये सोचना चाहिए, लड़कियों को ये सोचना चाहिए कि वो कहाँ खड़ी हैं और ये सब चीज़ें उसके विरुद्ध इस्तेमाल हो रही हैं। यहीं पर ये दूसरी बात आती है जो आपने स्त्री भाषा और पुरुष भाषा के लिए कही। तो मैं कहूँगी पुरुष के पास तो भाषा भाले की तरह से है। पुरुष उस भाषा में खूब गालियाँ देता है। पुरुष के पास गालियों का खजाना है। पुरुष के पास एक दृष्टि ऐसी होती है जिसमें आपको पता चलता है कि आप केवल तड़प करे जाते हैं, आरोप लगा दिया, प्रत्यारोप लगा दिया। लेकिन देखिए फिर भी स्त्री लेखन जो है वो प्रतिशोध का लेखन नहीं है, प्रतिरोध का लेखन है। हम यहाँ पर इसलिए नहीं आए हैं कि जख्मी औरत फिल्म की तरह सारे पुरुषों को नेस्त नाबूद कर दें। पुरुष विहीन समाज का हम क्या करेंगे? हम ये चाहते हैं एक, जिसे कहते हैं साबुन बेचते समय, न्यू इम्प्रूव्ड मैन, इज इट? क्योंकि अगर आपके पास सुधार की गुंजाइश ना हो, अब सारा दिन स्त्रियों को तो सुधारने का काम सदियों से चल रहा है। मेरे ख्याल में सबसे पहली 18वीं शताब्दी के अंत या 19वीं शताब्दी के अंत में जो गरिमा अपनी किताब में बताती हैं, अपने लेखों में बताती हैं कि आचरण किस्म की पुस्तकें बहुत निकलती थी। आचरण संबंधी पुस्तकें बहुत निकली। स्त्री को कैसा होना चाहिए, स्त्री सुबोधनी, वामा शिक्षक, आदर्श स्त्री कैसे बनती है, गृह लक्ष्मी, पत्रिकाओं के नाम ऐसे होते थे सब, है ना। स्त्री सुमन, स्त्री सौरभ। अरे स्त्री को आप इतना जो समझा रहे हो, सिखा रहे हो, काफ़ी कुछ तो वो पेट से सीख के आती है, बाकी कमी पाठशाला में पूरी हो जाती है और जो बचता है वो ससुराल में पूरी हो जाती है। और अगर वो कामकाजी हुई तो हमारी तरह 40 साल नौकरी में घिस कर वो सबक सिखाए जाते हैं। और हम इतना सबक सीख लेते हैं उसके बाद कि भाषा तो अपने आप, भाषा में, हमारी भी भाषा में फिर धीरे धीरे सरसी पेचकस सब आ जाता है। जैसा कि अभी अनामिका जी ने जो कहा, वो यही कहा ना कि हम अपनी घरेलू उपकरणों से और लोक जीवन से निकाल कर हम उसको धीरे धीरे अपने प्रतिरोध में कन्वर्ट करते हैं। जो काम मीराबाई ने किया,
वही काम तो हम करते हैं। वो जब कहती है वो खुलेआम विद्रोह करती है, उसे नहीं पसंद अपना पति, वो छोड़ के चल देती है। वो जानती है हार मांस का प्रेमी स्वीकार नहीं करेगा समाज, तो एक पत्थर का कृष्ण ले लेती है, उसी में वो प्राण डाल देती है, उसी की वो पूजा करती है, उसी के ऊपर प्रेम गीत लिखती है और कहती करना फकीर तो क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। तो ऐसे ऐसे बदमिजाज लोगों के साथ स्त्री जीवन बिता देती है, चाहे वो पिता हो, चाहे पति हो, चाहे भाई हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो। तो आप देखिए ऐसे ऐसे कठ दिमाग लोगों के साथ वो बिता देती है। और इसमें हम इस चीज़ को भी नहीं भूल सकते कि स्त्री के अंदर भी कई बार एक जड़ता डाली जाती है, क्योंकि देखिए जब स्त्री आपकी जड़ हो जाए, जब आपके आसपास की स्त्रियां जड़ हो जाएं, तो आपका जीवन बड़ा सुखी बीतता है। क्या बनेगा जी, आज ये बनेगा, हाँ ठीक है ये बनेगा, अच्छा ये रंग पहनती है तो मुझे अच्छा लगता है, हाँ ठीक है। यानी एक समर्थनवादी जीवन जीना बहुत आसान है। उसमें क्या होता है, लेखन की ऐसी की तैसी हो जाती है, चिंतन की, लेखन की, बोलने की, समझने की, और आपकी सारी चेतना वो सारी जड़ हो जाती है, जिसे राजेंद्र यादव ने कहा था जड़ता का आनंद। जी हाँ, कि साहित्य को देखने का स्त्रीवादी नजरिया, क्या कोई नजरिया विकसित हुआ है? बिल्कुल हुआ है। और अगर विकसित हुआ है तो वो पुरुषवादी नजरिए से कैसे अलग है? ये देखने की बात है कि जब हम कोई किताब पढ़ते हैं, अब तुम्हारे ही अपने उपन्यास अगर हम ले लेते हैं ऑश्विट्ज़ से प्रेम कथा, तो उसमें जाहिर है कि स्त्री ज़्यादा अच्छी तरह से प्रतीति की पीड़ा को समझती है, कहाँ वो जाकर वंचित हुई है और कैसे उसे वो छोड़कर नायक चल देता है, तो वो ज़्यादा समझती है। या किसी भी रचना में आप देखिए, आपको पता चलता है, प्रेमचंद को आप पढ़िए जब, तो आप ये देखिए वहाँ पता चलता है कि उन्होंने किस तरह से धनिया और झुनिया दोनों अलग अलग किस्म के बनाई हैं, और सिलिया, सारे उनके स्त्री पात्र जो है वो अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं और उसी तरह से उनकी मानसिकता बनती है। तो मैं समझती हूँ कि स्त्रियों ने जो लिखा है, अभी मैं पढ़ रही हूँ इस समय सरक फंदा मैंने पढ़ा, वंदना राग का उपन्यास पढ़ा मैंने, ये तरह की कहानियाँ हैं, उनमें लगातार एक प्रोटेस्ट आता है, स्त्री की तरफ से प्रोटेस्ट आता है, लेकिन जाहिर है वो प्रोटेस्ट कभी हिंसक नहीं होता, वो वैचारिक होता है, वो तार्किक होता है, वो मार्मिक होता है, हार्दिक होता है, लेकिन वो कभी भी हिंसक नहीं होता। वो कोशिश ये करती है, क्योंकि हमें हिंसा नहीं फैलानी है। हम आज भी कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के समर्थक हैं। हमें ये महसूस होता है कि हमें प्रेम से, अपनी बात समझाने से ही हम इस चीज़ को आगे ले जा सकते हैं, और लेखन उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। लेखन आखिर है किस लिए? हम मारकाट करने के लिए नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं अगर कन्विंस करने के लिए लिखते हैं, हम आश्वस्त करना चाहते हैं आपको। हम ये चाहते हैं कि जो हम लिखें उसे आप पढ़ें, उसको समझ में लें और उसको अगर हो सके तो अमल में लाएं। जी धन्यवाद। अनामिका जी, आपको रचनारत रहते हुए मेरा अंदाज़ा लगभग 40-45 साल हो गए हैं। आपने बहुत पहले से कविताएं लिखना शुरू कर दिया था, तो इन 40 सालों में आप स्त्री रचनात्मकता को आप कहाँ देखती हैं? आप खुद की रचनात्मकता को केंद्र में रखकर यदि बताएं कि आपके नज़रिए में क्या बदलाव आया है दुनिया को देखने के लिए, यदि आप अपनी कविताओं के माध्यम से बताएं। देखिए भाषा में मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़े जाते हैं और भाषिक औजारों से लड़े जाते हैं, और जैसा ममता जी ने कहा वो अहिंसक होते हैं। तो अहिंसक होते हुए भी 2 चरण होते हैं। अगर मैं 60 के पहले का लेखन देखूं, स्त्री लेखन, तो वो सविनय अवज्ञा का लेखन था, और
80 के बाद, खासकर 90 के बाद, जब एक साथ बहुत सारी स्त्री स्वर उभरे इंटरनेट के साथ, और पक्षियों का जैसे चंबा होता है वैसे स्त्रियों का, स्त्री लेखिकाओं मतलब लेखिकाओं का एक चंबा सा उभरा, तब ये कोरस जो है सामगान और ग्रीक नाटकों के कोरस जैसा हो गया। और सविनय अवज्ञा से लेके जियो और जीने दो, ये अगर गांधी से ही बात शुरू करें, यही 2 फेज हैं। वृत्त जरूर बढ़ा हुआ है स्त्री लेखन का, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वो देख रही है अपने अनुभव से। आपको याद होगा स्त्रीवाद की शुरुआत ही विश्व युद्ध के समय से हुई है, हिंसा के प्रतिरोध से हुई है, और स्त्रीवाद के आंचल में हमेशा कोई ना कोई बड़ा मुद्दा साथ में रहा है। निःशस्त्रीकरण का मुद्दा हो, अश्वेत नेग्रिट्यूड का मुद्दा हो, उसके खिलाफ उसके समर्थन का, उसके बाद पर्यावरण का संकट हो, विनिवेश कॉलोनाइजेशन का संकट हो, वो सबसे अपने ढंग से, जैसे नदी का पानी कहीं भी जुड़ता है, वो जुड़ा है वो मुद्दा उसके। आज वो मार्केट फंडामेंटलिज्म का मुद्दा है। तो जब मुद्दे जैसे जैसे बड़े होते गए हैं, स्त्री लेखन का परिसर भी बड़ा होता गया है। कॉन्फ्लिक्ट जोन, शीत युद्ध वगैरह से भी सर्वेक्षण करके जाने की, खुद आपने जो लिखा है उसमें सर्वेक्षण करना, पढ़ना, इंटरनेट के आने के बाद शोध सामग्री इस तरह से उपलब्ध हो गई है क्रमबद्ध रूप से कि हमें कहीं बहुत दूर जाए बिना भी बहुत सारी ऐसी सूचनाएं मिल जाती हैं, जिन सूचनाओं को हम एक पर्सपेक्टिव में बदल सकते हैं। स्त्री लेखन का वृत्त निश्चित ही बढ़ा हुआ है, और थोड़ा सा इसका तेवर भी मजाकिया हुआ है। वो हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने में रहती थी, देती थी सबको दांव बंधु। दांव, हंसी में भी दांव है। अब ये जो दांव है, स्ट्रैटेजी है, रणनीति है, वो आपको अधिक मनुष्य बनाने के लिए। वो रोने से कांता सम्मित उपदेश कहा मम्मट ने, साहित्य को ही कहा। एक मित्र सम्मत उपदेश होता है, एक देव सम्मत उपदेश होता है, और एक होता है साहित्य जो कांता सम्मत। तो कांता जब कुछ समझाती है, स्त्रियां जब कुछ समझाती हैं, तो अगर उनमें थोड़ा सा हंस के भी अगर वो कुछ कहती हैं, तो उसमें हल्का तंज जो होता है वो इधर के लेखन में आया। हालांकि महादेवी की भी बाद की जो कविताएं हैं उसमें ये तंज आया था। खोल दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस पार क्या है। फिर महादेवी से इधर तक का अगर तुम सोचो, कविता की अगर बात करें, तो महादेवी भी कहती हैं, हलरा दो ना दुलरा दो ना, मेरा शिशु जग है उदास। पूरी धरती को, पूरे जगत को शिशु की तरह दुलराने का ये जो बिंब है। और सुभद्रा कुमारी चौहान में भी वो जब कहती हैं कि मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, तो सिर्फ उनकी बिटिया नहीं है। एक बहुत बड़ा इधर फर्क अभी मुझे बोलते बोलते समझ में आया, ये आया है कि जैविक मातृत्व खत्म हो गया है। जैविक मातृत्व का गरिमा गायन खत्म हो गया है। अब हम मान के चलते हैं कि गर्भ में मातृत्व नहीं होता उतना जितना आंखों में होता है। पुरुष में भी ये आंखें आ सकती हैं। पूरी धरती को माँ की निगाह से देखने का अगर शऊर आ जाए पुरुषों में, या उन स्त्रियों में भी ये ममता है जो किसी कारण माँ नहीं बनी। दामिनी एक कवयित्री हैं, और ऐसी बहुत सारी कवयित्री हैं जिन्होंने ये बात उठाई है कि हमने जन्म नहीं दिया तो क्या हम माए नहीं हैं। और मातृत्व एक दृष्टि है जो अहिंसक दृष्टि होती है, जो समझाने में विश्वास करती है, जो हलराने दुलराने, जिसको कहते हैं ना सूरदास, हलरावे मलरावे दुलरावे, तो उस तरह से हंसी खेल में भी मर्म भेदन कर देने की बात। ये जो एक नई बात आई है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है
कि हम अब रो के क्या करें। हमको हंसना बहलाना ही है और बहला के एक ऐसा पुरुष समाज तैयार करना है। मीरा की बात मैम ने कही, तो मीरा के समय तो एक पत्थर को बनाना था मनुष्य, यहाँ तो हमें जीवित मनुष्यों को मनुष्यतर बनाना है। एक ऐसा पुरुष समाज तैयार करना है जिसमें शिक्षा दीप्त स्त्री का प्रेम जगाने का जज्बा हो। अब हुलुक बंदर जैसे लोग काम क्रोध लोभ से के अतिरेक से मताए हुए डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग या दूसरी तरह के अति पुरुष हाइपर मैस्कुलिन व्यक्ति से एक नई स्त्री का प्रेम करना बहुत कठिन है। हम प्रेम के लायक पुरुष बनाने की कोशिश कर रहे हैं अगली पीढ़ी के लिए, क्योंकि स्त्रियां तो ध्रुव स्वामिनियां हो चुकी थीं शिक्षा दीप्त, लेकिन समाज रामगुप्तों का था। अब रामगुप्त से ही एक चंद्रगुप्त बनाना है, क्योंकि स्त्रियों ने संकल्प लिया है कि हमें बार्बी डॉल नहीं रहना है, तो पुरुषों को भी उसी हिसाब से अति पुरुष नहीं होना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। निर्मला जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप हमारे समकाल की किन स्त्री रचनाकारों को रेखांकित करेंगी और क्यों? लगभग यहाँ आवाज़ आ रही है ना? आपने कहा कि हमारे समय की जो स्त्री रचनाकार है, और हम पिछले यहाँ 2 दशक तक हम जाना चाहेंगे कि वहाँ से बात अगर नहीं शुरुआत करते हैं तो बात नहीं बनेगी। तो हमारे ख्याल से हम कात्यायनी जी को याद करते हैं, जो पिंजड़े में बंद यंत्रागिरी, उनकी कविता को हम रेखांकित करना चाहेंगे। वो कहती है, यह स्त्री सब कुछ जानती है, पिंजड़े के बारे में, जाल के बारे में, यंत्रागृहों के बारे में उनसे पूछो, पिंजड़े के बारे में पूछो। वह बताती है नीले अनंत विस्तार में, उड़ने के रोमांस के बारे में, जाल के बारे में पूछने पर गहरे समुद्र में खो जाने के सपने के बारे में बातें करती है। यंत्रागृह की बात पीछे ही गाने लगती है प्यार के बारे में। एक गीत रहस्यमय है, इस स्त्री की उलटबासी, इसे समझो और स्त्री से डरो। हम इन पंक्ति को याद और रेखांकित करना चाहते हैं कि वो उनकी जो रचना कल्पनाएं जो है, रचनाशीलता जो है, वो उस स्त्री की ओर इंगित करती है, और वो किस तरह वो यंत्रागृह की बात करती है और स्त्री से डरने की भी बात करती है कि स्त्री आज की तारीख में आगे बढ़ रही है, उनकी लंबी फहरिस्त खड़ी हो रही है और मुझे लगता है आगे और भी खड़ी होंगी। तो हमें लगता है कि उनकी रचनाओं का आदर सत्कार करना चाहिए, और जो आने वाली पीढ़ी है उनसे, उन पीढ़ी को इन कविताओं से, कविताओं की पंक्ति से, सिर्फ कात्यायनी ही नहीं है, और भी कवित्री हैं, जया जादवानी वगैरह हैं जैसे, और 2 सशक्त हस्ताक्षर तो यहीं पर बैठे हुए हैं। तो उनकी कविताओं से बहुत कुछ राह मिलेगी और बहुत संबल मिलेगा, ऐसा हमें उम्मीद है। आपका धन्यवाद। क्या अपनी ताज़ा कोई रचना सुनाना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? जी, निकालिए। मुझे लगता है कि स्त्री सिर्फ प्रेम नहीं है, और इस पीढ़ी में स्त्रियां सिर्फ प्रेम और मातृत्व के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार नहीं है।
और इसने हमारी समकालीन रचनात्मकता को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। और ये रचनात्मकता इतनी दूर तक प्रभावित हुई है कि स्त्रियां जो कामकाजी हैं, जो शोधार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी सोच में पहले की मतलब अब जनरेशन गैप्स 5-5 साल 6-6 साल के बाद आ जा रहे हैं। ये जो परिवर्तन आया है, यानी एक कामकाजी स्त्री जब अपने कार्यस्थल पर होती है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी स्त्रियां हैं सब कामकाजी हैं, तो उनको क्या किसी तरह के डिस्क्रिमिनेशन या लैंगिक विभेद का सामना करना पड़ता है? या जब आप प्रकाशकों से बात करती हैं, छपती हैं, तो किस तरह से आपकी लैंगिकता उसमें सहायक या बाधक होती है? जब आपको कोई पुरस्कार मिलता है या आप किसी पुरस्कार की समिति में होते हैं, तब कैसे ये लैंगिकता सहायक या बाधक होती है? ये सवाल मेरा आप तीनों से है, जो जवाब जैसे आप देना चाहें। मैं फिलहाल कविताएं जो नई रचना है उनको मैं सुनाना चाहूँगी। कविता का शीर्षक है आदिवासी स्त्री के डायरी के पन्ने। मेरे डायरी के पन्ने कभी प्रत्याशित नहीं रहे किसी उत्सव के लिए। हम तो जैसे जंगल की सूखी पत्तियाँ, हवा लगे तो सरसराए, ना लगी तो चुपचाप मिट्टी में मिल जाए। बेतारीख पन्नों में अमुक्त वासनाओं की नहीं, अनसुनी पीड़ाओं की याचना ठहरी है। जैसे बरसों से बांध कर अटका पानी रास्ता खोज रहा हो नदी बनने को। बहुत कठिन समय में जब पन्ना पलटता है तो लगता है कोई पुरखा धीरे से कंधे पर हाथ रखकर कह रही हो, लिख, ताकि जंगल की स्मृति जीवित रहे। अस्तित्व का कण कण संदेह भरी दृष्टि से देखा गया है यहाँ हमारे होने का प्रश्न चिन्ह। वैसे ही खड़ा किया गया यहाँ जैसे हमारी जमीन पर खींची गई नक्शे की रेखाएं। मेरी डायरी जानती है हम सिर्फ आंकड़े नहीं, ना किसी परियोजना की फाइल। हम धरती की पहली सांस है, मिट्टी की पहली गंध। हर पन्ना पलटते हुए मैं अपने होने का प्रमाण लिखती हूँ, ना अदालत में, ना संसद में, बल्कि पेड़ों की छांव में, जहाँ चिड़िया गवाह है और पहाड़ मेरा हस्ताक्षर। आदिवासी स्त्री के डायरी के पन्ने प्रत्याशित नहीं करते किसी प्रशंसा की। वे तो बस चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां पढ़े कि हमने कठिन समय में भी अपने अस्तित्व को स्याह से नहीं संघर्ष से लिखा था, स्याह से नहीं संघर्ष से लिखा था। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रश्न अनामिका जी से भी है और ममता जी से भी है कि बतौर कामकाजी स्त्री वे आज की स्त्री को कहाँ देखती हैं, खासकर उस स्त्री को जिसको लिखना भी है, पढ़ना भी है, कामकाज की जगह पर हारमोनियस रिलेशंस भी बना करके रखने हैं और हर भूमिका में अपने आप को साबित करना है। तो क्या वे अपनी पुरखाओं से, अपनी पूर्वजाओं से अपने आप को कहीं अलग और विशिष्ट समझती हैं या उनके सामने भी कुछ चुनौतियां हैं? आज ही नहीं, काफ़ी लंबे समय से स्त्रियां कार्यक्षेत्र में सक्रिय हैं। और देखिए, इसमें हम एक सीधी रेखा में इस सवाल को नहीं देख सकते, क्योंकि स्त्रियां कई क्षेत्रों में कार्यरत हैं। असंगठित क्षेत्र में, खास तौर से मजदूर वर्ग में। आप देखिए, मैं
जब कई बार देखती हूँ ना, वो दृश्य आज तक नहीं बदला कि स्त्री के पीठ के ऊपर बच्चा लटका हुआ है और सिर पे ईंटें रखी हुई है और वो ईंटें ढो रही है और रेज़ा का काम कर रही है। ये मैंने देखा है। इसी तरह मैं देखती हूँ कि गोद में बच्चा लेके और रोटी बना रही, खाना बना रही स्त्री, बहुत ही सामान्य सी बात मानी जाती है कि वो बच्चे को दूध भी पिला रही है और खाना भी बना रही है। वो तो उस समय वो काम कर रही है, मेहनत कर रही है वो। इसी तरह से जो मिडिल क्लास है वो नेचुरली कहीं टीचर बन जाता है, कहीं नर्स बन जाता है लड़की, कहीं और कोई काम करती है। लेकिन मैंने देखा उसमें बड़ी दिक्कत होती है उसकी। एक दिक्कत तो होती है कार्य जगत में अपना सिक्का जमाने की और ये बताने की कि मैं कमज़ोर पक्ष नहीं हूँ, मैं आपसे ज़्यादा टफ हूँ, मैं आपसे ज़्यादा ड्यूटी कर सकती हूँ। एक तो ये सिद्ध करना होता है। दूसरा पक्ष होता है घर का, क्योंकि घर में आपको कभी भी प्रशंसा या सराहना या सिंपैथी नहीं मिलती जब आप कहीं काम पर निकलते हैं। मुझे अपनी ही स्थिति मालूम है कि जब मैं सुबह 9:30 बजे तैयार होकर निकलती थी तो मेरे ही घर की बुज़ुर्ग, मतलब मेरे जीवन साथी की माँ, सास शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए नहीं बोल रही मैं, तो मेरे जीवन साथी की माँ कहती थी इसका क्या है, ये तो पर्स लटका के प्रिंसिपली करने चली गई और इसके न्याणे को कौन संभालेगा, मतलब मेरे बच्चे को कौन संभालेगा। तो वो इतना मेरे ऊपर एहसान डालती थी इस बात का कि बच्चे जो, और जब बच्चा कोई गलती करता था कि ये ममता ने इसको ट्रेनिंग नहीं दी। अब ममता ट्रेनिंग कैसी थी, ममता ने कोई ट्रेनिंग स्कूल ज्वाइन किया था बच्चे पालने का? बच्चे तो शादी के बाद आए, तो आपने ट्रेनिंग कहाँ से पाई अपने बच्चों की? मैं घर में सबसे छोटी थी। तो आप ये देखिए, स्त्री के लिए बड़ी मुश्किल ये है कि लैंगिक असमानता तो बाद की बात है, पहले तो अपने ही लिंग के साथ संघर्ष होता है और वो संघर्ष कई स्तरों पर होता है। और मध्यवर्गीय स्त्री की सबसे ज़्यादा मैं समझती हूँ कि दिक्कत होती है, सबसे ज़्यादा दिक्कत उसके पास आती है, क्योंकि वो जब वो काम के घंटों में बाहर रहती है उसके लिए उसको घर में उतने ही नंबर कट जाते हैं। गड़बड़ियाँ होती हैं वो तो अलग होती हैं, लेकिन इस बात को कोई अप्रिशिएट नहीं करता, क्योंकि जो वो तनख्वाह लाती है 10-12 हज़ार लेकर आती है। पहले तो बहुत कम मिलते थे, जब हम बने थे प्रिंसिपल तो 1200-1300 रुपये में हम काम किया करते थे। तो ये माना जाता था कि ये वेतन क्या वेतन है, अरे इतने से पैसों के लिए जाते, इतना तो इसके साड़ी की इस्त्री में खर्च हो जाता है, ये होता था। तो आप ये देखिए कि कितने स्तरों पर स्त्री को संघर्ष करना पड़ता है, उसके बाद भी आप नौकरी नहीं छोड़ते। आपके अंदर इतनी बेहयाई या इतनी दृढ़ता है, ये सारी चीज़ें हैं। और ऊपर से कार्य जगत में अगर आप दफ्तर में काम करते हैं, मैंने अपनी सहेलियों को देखा है, बैंक में जो काम करती हैं लड़कियां, उनको तो मेरी समझ में नहीं आता कि कितना टफ काम देते थे। जो सबसे बोरिंग और सबसे टफ काम होता है वो लड़कियों को दे दिया जाता है बैंक में। रिपीट करे जाइए, आप मशीन बन जाइए, लेकिन वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते। मैंने कई दफ्तरों में देखा है लड़कियों को सताते हैं, ड्रॉर में, लड़की की ड्रॉर में गंदे गंदे शेर लिख के और छोड़ देते हैं। मैंने जांच अभी जारी है कहानी इसी पर लिखी थी कि वो जब इस बात पर प्रोटेस्ट करती है तो उसके खिलाफ एक मुकदमा शुरू हो जाता है। तो कहीं शोषण के देखिए बहुत रूप होते हैं और दमन के बहुत रूप होते हैं। मैं नहीं समझती कि इसको एक किया जा सकता है। स्त्री भाषा और पुरुष भाषा की तो बात बाद में, लैंगिक वाली जो आपने बात कही है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है वो बात, क्योंकि लैंगिक असमानता बड़े सूक्ष्म रूप से आती है कि वो आपसे कहेंगे ठीक है हम आपसे ही काम ले लेंगे, बाद में ले लेंगे हम आपसे काम, और वो आपको ऑर्डर कभी आएगा ही नहीं, आपके टेबल पर आपका ऑफिस ऑर्डर नहीं आएगा, क्योंकि वो चाहता है कि 10 बार जाके आप खुशामद करें। बॉस नाम का प्राणी होता है, वो ये नहीं देखता मेरा पेट कितना मोटा हो गया है, मेरे बाल कितने सफ़ेद हो गए हैं, मैं कितना अधेड़ हो गया हूँ, वो ये नहीं सोचता। उसको तो जो लड़की दिखती है वो कम नहीं लगती है, उसको वो लगता है कि ये लड़की जो है मेरे लिए बनी है, मेरे लिए इस दफ्तर में आई है। आप ये देखिए कि स्त्री को लैंगिक समानता कहाँ, और ये मजदूर वर्ग में, श्रमिक वर्ग में भी यही है। और हालत ये है कि डॉक्टरों की तो और बुरी हालत है। लेडी डॉक्टर्स को मैं देखती हूँ, लड़की सुंदर थी, मेरे पड़ोस में रहती थी,
नाइट ड्यूटी जब करती थी, आधी रात में उसका पति जाके गेट खटखट करता था अस्पताल का। वो रोमन कैथलिक वालों का अस्पताल था, नाजरत हॉस्पिटल। तो वहाँ पर वो अलाउड नहीं था पुरुषों का अंदर आना, मैटरनिटी हॉस्पिटल था। तो वो ये सोचता था कि रात की ड्यूटी में मेरी पत्नी किसी और के साथ सो रही है। अब आप ये बताइए, वो बेचारी सारी रात दौड़ती रहती, संघर्ष करती, रात सारे बेबी रात में पैदा होते हैं। तो आप ये देखिए, तो हालत ये कि वो तो एक डिलीवरी ख़त्म करके दूसरी डिलीवरी, एक सिजेरियन ख़त्म करके दूसरा सिजेरियन, वो तो लगातार ड्यूटी कर रही है। और पति घर में सोच रहा है कि ये स्टाफ की जो ड्यूटी है करने वाला डॉक्टर है ना, रेजिडेंट डॉक्टर, उसके साथ ये सो रही। जी धन्यवाद। कितनी अजीब बात है ये। तो मैं सोचती हूँ कि ये आपका सवाल जो है अंतहीन है, ये इसका उत्तर अंतहीन है। दरअसल मेरा सवाल मुझे नहीं पता अंतहीन है कि नहीं, लेकिन ये अनुत्तरित ज़रूर है। अनुत्तरित इसलिए क्योंकि यहाँ पर सभागार में उपस्थित अधिकांश जो लोग हैं वो किसी न किसी तरह से अकादमिया से जुड़े हुए हैं, और ये देखने में आता है कि हम लोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या और भी जिसका दूसरा नाम भी रख दिया जाए, वैसी संस्थाओं के नियमों के भी पाबंद होते हैं। और जिस समय स्त्रियों के प्रजनन की आयु होती है, ठीक उसी समय उनके प्रमोशन का भी समय होता है। उनसे उम्मीद की जाती है कि वो बेहतरीन रिसर्च पेपर्स, बेहतरीन किताबें लिखकर जगह जगह सेमिनार्स में जाकर अपना API स्कोर बढ़ाएं, और ठीक उसी समय उनका पुरुष सहयोगी या उनका पति उन्हीं का पकाया खाना, उन्हीं के धुले कपड़े पहन करके शिक्षा जगत में या और किसी भी जगत में अपने आप को, अपनी स्थिति को बहुत सुदृढ़ बना रहा होता है। 45-50 की उम्र तक पहुँचते पहुँचते वो स्त्रियां अकादमिक दृष्टि से अपने पुरुष सहयोगियों से पीछे रह जाती हैं। उपाय क्या है? क्या वो परिवार को छोड़ दें, विवाह न करें? उसकी अपनी चुनौतियां हैं। यदि वो विवाह नहीं करती तो वे ही पुरुष सहयोगी उन्हें कहते हैं कि आपने अपने आप को एक स्त्रीवादी चिंतक के रूप में स्थापित करने का एक छोटा सा जुमला सुनने के लिए पूरे जीवन, ब्रैकेट में इसको पढ़िए जवानी, पूरे जीवन का सत्यानाश कर लिया। अगर आप प्रमोशन, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं या और भी किसी डिप्टी सेक्रेटरी के लेवल पर हैं, वहाँ पहुँच गए हैं, तो आप पर कई तरह के इल्ज़ाम हैं। आपको प्रमोशन इसलिए मिला है क्योंकि कुछ पुरुष आपके पीछे हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। अगर नहीं मिला है तो ये इसलिए है क्योंकि आप पढ़ती लिखती नहीं हैं, और अगर आपका बच्चा कामयाब नहीं हो रहा है, परीक्षा ठीक से नहीं दे पा रहा है, तो ये आप ही की कमी है। ये कामकाजी स्त्रियों के लिए इस स्थिति में क्या बदलाव की कोई संभावना है? अनामिका जी। आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए। हमने शेक्सपियर की लाइन है, स्वीट आर द यूसेस ऑफ एडवर्सिटी, और प्रसाद की भी उसी तरह की एक लाइन है कि मंगलमय विभु अपने अमंगल में भी कौन सा मंगल छुपाए रखता है, तू नहीं जानता लक्षेंद्र। तो हर चुनौती एक अवसर है, और बहनापे का जिस तरह विकास हुआ है उसमें सूफी मन हो गया स्त्रियों का। जैसे बिल्ली झाड़ देती है पानी पड़ने पर एक बार अपना, वो झाड़ के उठी है स्त्री, नई स्त्री। और पहले तो लोग कहते हैं, मानते हैं, पूर्वाग्रह एक तरह का मोतियाबिंद है ना,
मोतियाबिंद होने पे जैसे दिखता नहीं है कुछ भी साफ, उसी तरह से पूर्वाग्रह है एक, कि जैसे कुत्तों को घी नहीं पचता वैसे ही स्त्रियों को स्वाधीनता नहीं पचती। और अगर वो स्वाधीन होगी तो निरंकुश होगी। स्त्री मतलब क्या? वो देह में सिर्फ रिड्यूस करके देखना, उसके ऊपर उसका प्रज्ञा कोश है, उसके पास एक संवेदनशील मन है, ये देखने का किसी को दिखाई नहीं देता। जानना ही मानना है। साहित्य की यही भूमिका है कि जब स्त्रियां लिखती हैं, मैम की भी एक लाइन है कि हर घर में टॉयलेट के अलावा एक टॉकलेट होना चाहिए। ह्यूमर ही सारे पदानुक्रम तोड़ेगा। और उस तरह की बेखुदी, कौन कहेगा कि स्नेह तत्व मरा है स्त्रियों का स्वाधीनता से? मैं पहले भी कहीं लिख चुकी हूँ कि पहले तन मन से सेवा करती थी स्त्रियाँ, और मायके की सेवा, और चाहे बस ससुराल की सेवा, बस घर की सेवा। अब तन मन धन से सेवा करती हैं वो, घर बाहर दोनों की, मायके की ससुराल की। अपना बंधु परिवार उन्होंने इतना विस्तृत कर लिया है, जिसकी नींव मैं महादेवी वर्मा में देखती हूँ। मेरा परिवार वो किसको कहती हैं? पशु पक्षियों को भी, पथ के बंधुओं को भी, सब उनके बंधु हैं। तो जैविक संबंधों के आधार पे, यौन संबंधों के आधार पे, रक्त संबंधों के आधार पे परिवार नहीं बनते। परिवार आत्मा के रिश्तों से बनते हैं। और परिवारों में भी कुछ लोग होते हैं जिनसे आत्मीयता का तंतु जुड़ता है। ये स्त्री दृष्टि की बहुत बड़ी खूबसूरती है कि वो अति पुरुषों को पुरुष बनाने में लगी है, और अति स्त्री बनना उसने संकल्प लेकर छोड़ दिया है कि हम बारबी डॉल नहीं बनना है हमें, और अपने मस्त रह, मन लागो मेरे यार फकीरी में। ये एक तरह की फकीरी है। तो फकीरी तो अच्छी है, चित्त की उन्नत अवस्था है। मेरी एक छोटी सी कविता थी, जो बातें मुझको चुभ जाती हैं मैं उसकी सुई बना लेती हूँ। चुभी हुई बातों की ही सुई से मैंने काढ़े हैं फूल सभी धरती पर, आकाश के ये सितारे, धरती के सारे नज़ारे। तो यही होता है स्त्री लेखन से। और जो भी सारी विपरीतताओं में भी डिग्निटी से, डिग्निफाइड सफरिंग का आदर्श रखता हुआ आगे आता है, वो हंसता भी है। और अब इतनी सारी स्त्रियां हैं, सबके साथ मिलके, मुक्ति कभी भी अकेले नहीं मिलती। ये स्त्रियों, मुक्ति का भी लिंग निर्णय कीजिएगा तो वो स्त्री है, वो हमेशा झुंड में चलती है। और स्त्री दृष्टि मुक्ति को कभी भी अकेला नहीं मानती, वो हमेशा एक झुंड का सबकी मुक्ति में अपना विकास है। और जब हमारा उद्देश्य ठीक है, और फुर्सत कहाँ है किसी को किसी के लिए इधर उधर करने की? 24 घंटे में कितना अवकाश किसी को होगा कि वो किसी से रोमांस भी कर पाए, पढ़ना भी है, नौकरी भी करनी है, घर गृहस्थी है, और फिर रोमांस के लायक पुरुष कहाँ है? जी धन्यवाद। ये बड़ी बहुत अच्छी बात कही आपने। लेकिन ये तय है कि स्त्रियां मुक्ति नहीं चाहती, स्त्रियां मुक्ति नहीं चाहती, स्त्रियां स्वाधीनता चाहती हैं। स्वाधीनता में भविष्य का स्वप्न निहित होता है, और मुक्ति में भविष्य का स्वप्न निहित नहीं होता। ऐसी कोई स्त्री नहीं होगी जो कि स्वाधीनता न चाहे। पूर्वाग्रहों से मुक्ति वो चाहती हैं, पूर्वाग्रहों से मुक्ति वो चाहती हैं, मोक्ष के हिसाब से मत चाहें। एक बार ममता कालिया जी का मैं एक संस्मरण पढ़ रही थी, और उसमें उन्होंने अपने पति के बारे में लिखा था, रविंद्र कालिया जी के बारे में। आपसे माजरत के साथ उन्होंने लिखा था कि वो जब मुझे कुछ कह देते थे तो मैं उसको, उस बात को, उस तंज को छुपा कर अपनी पॉकेट में सेफ्टी पिन की तरह छुपा लेती थी,
और मौका मिलते ही मैं उनको चुभा देती थी। लिखा है ना आपने, ये उन्होंने लिखा था। लेकिन हमारा प्रश्न वहीं का वही है कि चाहे जब भी देखिए स्त्रियों की बात आती है, इसको हम उपहास में उड़ा देते हैं। स्त्रियों का बोलना, स्त्रियों को सुनना एक बड़ा कष्टदायी कार्य है। और इन सब में स्त्रियां अपनी बात को पुरजोर ढंग से रखकर रचनात्मकता के विविध आयामों में अपने आप को अभिव्यक्त करने की कोशिश कर रही हैं। और इस समय की हमारी स्त्री के सामने जितनी चुनौतियां हैं और शोषण के जितने रूप उसके सामने हैं, जिसकी तरफ अनामिका जी ने इशारा किया कि पहले तो तन और मन के साथ वो परिवार के लिए समर्पित थी, अब वो धन के साथ भी समर्पित है। तो तन, मन और धन, इसके साथ समर्पित स्त्री भी क्या स्वाधीन हो पा रही है? क्या वो अपनी रचनात्मकता के अलावा उसके पास और कोई औजार है जिससे कि समाज में पुरुष वर्चस्व की सत्ता को वो थोड़ा ढीला कर सके और अपने लिए स्पेस बना सके? क्या हमारी पीढ़ी के जीते जी ऐसा कोई स्वप्न साकार हो पाएगा? मुझे नहीं मालूम, शायद आपको भी नहीं मालूम। एक बात और जो हमारे सत्र से थोड़ी सी अलग है कि नेशनल बुक ट्रस्ट ने एक योजना बनाई और उनका कहना है कि हम एक ऐसे शब्दकोश का निर्माण करें जो कि जेंडर को बताए। मतलब जैसे वैज्ञानिक जैसा शब्द है, उसके लिए वो वैज्ञानिका शब्द रख सकते हैं। इस तरह का कि वो पहल कर रहे हैं। तो मुझे अपने पैनल के लोगों से जानना है कि कुछ ऐसे कार्य जिनके बारे में स्त्रियां पहले कभी सोच भी नहीं सकती थीं, क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि स्त्री शिक्षा का आगाज़ जब हुआ था, उस समय स्त्रियों के लिए मैथमेटिक्स, चिकित्सा जैसे क्षेत्र बिल्कुल वर्जित थे। उनके सिलेबस में, स्त्रियों के सिलेबस में गृह कार्य के अलावा शायद ही कोई काम था। पाजामा कैसे सिला जाए, उसका माप कैसे हो, सास की सेवा कैसे की जाए, अचार मुरब्बे को कितने दिन रखा जाए और बच्चों का लालन पालन कैसे किया जाए, इस तरह की पुस्तकें और इस तरह के इंस्ट्रक्शंस हमारे पूरे साहित्य की थाती हैं। लेकिन इस समय एक जेंडर न्यूट्रल भाषा के निर्माण की तरफ अगर हम उन्मुख हैं, तो मुझे अपने पैनल से जानना है, ये प्रश्न नेशनल बुक ट्रस्ट के बिहाफ पर है कि वे इस तरह के शब्दकोश के निर्माण के बारे में क्या सोचती हैं। मुझे लगता है शब्दकोश को जल्दबाजी में नहीं बनता है। शब्दकोश बड़ा शने बनने वाला काम है। और आप शब्दकोश में शब्द डाल दीजिए, अगर वो प्रचलन में नहीं आएगा तो व्यर्थ है। जैसे डॉक्टर रघुवंश ने बनाया था एक बार, रघुवीर या डॉक्टर रघुवीर ने बनाया था, जिसमें उन्होंने कहा था, रुमाल के लिए कहा था कि रुमाल शब्द हमें नहीं चाहिए, तो उन्होंने कहा था मुख मार्जन वस्त्र खंड। हाँ, इसी तरह कई उनके शब्द थे। लौह पथगामिनी रेल के लिए उन्होंने बनाया था। तो इस तरह के शब्द फिर काम नहीं आए, वो केवल कॉमेडी के काम आते थे कि हम लोग को जब हंसना होता था तब हम वो शब्द बोलते थे। आज भी हालत ये है कि आप अगर ऑटो वाले से कहिए कि हमें संसद जाना है तो वो नहीं पहुंचाएगा आपको। आपको ये पार्लियामेंट जाना है तो पहुंचा देता है, क्योंकि जो शब्द प्रचलन में आ जाते, मैं मानती हूँ उनको स्वीकार कर लेना चाहिए, चाहे किसी भी भाषा के हों। और ये कहना कि शब्दों के अंदर से हम जेंडर निकाल देंगे, तो मुझे लगता है कि इसका तो एक अलग टेंडर होना चाहिए।
ये शब्दों में से जेंडर निकाल देंगे तो बड़ा मुश्किल है, बातचीत करना ही मुश्किल हो जाएगा। शब्दों के भी अपने अपने स्थान, प्रकार और जाति होती है, और वो जिस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, अरे भाषा में आप कुछ और सौष्ठव डालो, कुछ और शक्ति डालो, भाषा में और जान डालो, और ये काम हम सबका काम है, ये शब्दकारों का या नेशनल बुक ट्रस्ट का काम नहीं है। भाषा बहता नीर है। अब जब टाइगर को ही सिर्फ टाइग्रेस मिला हुआ है एक विशेष शब्द, बाकी में तो पोइट को भी या पोइटेस को ही कहेगा तो बुरा ही लगेगा, उसको डेनिग्रेटिंग हो जाता है। विमेन पोइट करके काम चलाते हैं ना हम, उसी तरह स्त्री वैज्ञानिक, स्त्री सेनानी, हम एक ही उपसर्ग लगाकर काम चला सकते हैं। नए शब्द इस तरह से गढ़ने में, आ लगाने में खासकर बहुत सारा, मतलब जैसे आलाप का आला आ होता है, उसमें बहुत सी पुकारने पे पुकारेंगे आप सुर को, और कुछ भी असुर भी आ सकते हैं, तो ज़्यादा आकार नहीं, हाहाकार मचाएगा। मुझे लगता है उसमें सिर्फ स्त्री ही लगा दें, स्त्री वैज्ञानिक, स्त्री सैनिक, तो काफ़ी है वो, क्योंकि लगाना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक ख़ास तरह का संघर्ष है जो स्त्रियां करके ही मोर्चे पे आती हैं। वो संघर्ष पुरुष नहीं करते। 5 बरस से लेकर 55 बरस तक की औरत अपने को असुरक्षित महसूस करती है कहीं भी, तो ये संघर्ष बावजूद इसके अगर वो कहीं आई है तो संघर्ष उसके विशिष्ट हैं। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती कि उसका स्त्री होना रेखांकित किया जाए, क्योंकि इससे उसका महत्व ही बढ़ेगा। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा पेंचो खम में पढ़ने से अच्छा है सिर्फ स्त्री लगा दे, और डेनिग्रेटिंग होता है अंग्रेज़ी में तो ख़ासकर ESS लगा देना। तो उस हिसाब से हम हिंदी में भी बरत सकते हैं, तत्सम तद्भव देशज विदेशज सबको एक चटाई पे बिछा से हुए भी अगर हम ज़्यादा इसमें उत्पात मचाएंगे तो ये फिर क्षार और अम्ल मिल के जैसे न्यूट्रल नमक बनता है, उसी तरह की न्यूट्रलिटी हमें नहीं चाहिए। थोड़ा सा संकेत कि हम कहाँ से आ रहे हैं, जैसे मैम ने भी कहा, तो हम अगर आदिवासी इलाके से आ रहे हैं तो हम गर्व से कहेंगे कि हम आ रहे हैं, क्योंकि हमारे संघर्ष दुगने हैं, इसमें कोई डेनिग्रेशन नहीं है। तो बस उतना सा संकेत है, बाकी समझदार को इशारा काफ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल परंपरा से अगर आप व्याकरण की तरफ ध्यान दें तो स्त्रियों के लिए हमेशा उनके नाम के साथ अंत में गुरु स्वर, गुरु जो हैं व्यंजन वो लगाए गए स्वर। देखिए जैसे बड़ी ई की मात्रा उनके नाम के अंत में होगी और आ की मात्रा होगी। इसको अगर आप हमारे सोशल स्ट्रक्चर से जोड़ करके देखें तो जैसे अगर आप अपने घर में किसी नौकर को बुला रहे हैं तो आप अगर उसका नाम राम है फॉर एग्जाम्पल, तो आप अगर उसको राम का उच्चारण आप बहुत देर तक म का उच्चारण बिना दीर्घ स्वर लगाए हुए कर नहीं सकते। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको आ लगाया जाए ताकि वो आवाज़ बहुत दूर तक जाए और आपका जो कर्मचारी है, आपका जो सहयोगी है वो लौट कर आए। स्त्रियों की जो घरों में कामकाजी भूमिका थी उसमें ऐसा किया गया कि उनको बार बार पुकारने के लिए ऐसे नाम बनाए गए जिसमें उसके अंत में आ की मात्रा, ई दीर्घ ई की मात्रा, जिनका उच्चारण, जिन स्वरों का उच्चारण बहुत देर तक किया जाए। ये स्त्रियां जो कि घरों में दरअसल मातहती का काम करती थीं, इसलिए उनके नाम के साथ ये लगाया गया। तो पहले तो हमें लगता है कि ऐसा कोश बनाने के पहले इन नामों पर बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे जेंडर न्यूट्रल नाम सिर्फ आपको हरियाणा में मिलेंगे जहाँ पर सुरिंदर लड़की का भी नाम है और लड़के का भी नाम है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा ये सत्र अपनी क्षुधा पर नियंत्रण किए हुए सुना। अच्छा, ओके, ठीक है। एक सुंदर सत्र या विचारोत्तेजक सत्र वह नहीं होता जो उत्तरों को देता है, बल्कि वह होता है जो प्रश्नों को जन्म देता है।
अब ये सत्र मैं हमारे श्रोताओं के प्रश्नों के लिए खुला करती हूँ। किसी के कोई प्रश्न जो कि वह आज की अतिथियों से पूछना चाहे? नमस्ते। मंच पर आसीन तीनों कवित्रियों को मेरा नमस्कार। मेरा प्रश्न माननीय ममता कालिया जी से है। आपने अभी अपनी जीवन साथी की माँ वाली बात हमसे साझा करी थी, जिसमें आपने बताया कि उस समय आपके कुछ संघर्ष थे उनके साथ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी वाली बात प्रचलित रहती है। तो जो सास जब बहू रहती है तो उसके अपने संघर्ष होते हैं, वही बहू जब सास बनती है तो वहाँ पे वो उन्हीं संघर्षों को अपनी बहू के लिए दोहराती है। तो ये समस्या पहले भी थी, जैसा हम पढ़ते सुनते आए हैं, और ये समस्या हमारी जो पीढ़ी है उसे भी यही डर रहता है कि कैसी सास मिलेगी हमको। तो आप इस बात को, जो हमारे सास बनने वाली है जो पीढ़ी, उससे आप किस तरह से उम्मीद रखती हैं या साझा कर सकती हैं कि हम कैसे ये बदलाव लेकर के आएँ कि संघर्ष ना करना पड़े, डर ना बैठे, हम खुशी खुशी जाएं जहाँ भी जाएं। ये पहले तो मैं आपकी खूबसूरत शक्ल देखना चाहती हूँ जिसने प्रश्न पूछा है, क्योंकि ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं समुद्र में से आवाज़ आ रही है। हाँ, तो मैं आपको देखना चाहती हूँ। मैम इधर सामने आपके। कौन है बताइए मैम पहले। इधर सामने। अच्छा, वो ग्लेयर में नहीं दिखा रही। अच्छा, उतनी दूर है वो। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए, ये तो हर घर की समस्या होती है। अगर आपने शादी की है, चाहे प्रेम विवाह किया है, तो भी आपके जीवन में शादी के 15 दिन बाद रिश्तेदार आने शुरू हो जाते हैं, बिस्तर बंद और अटैची ले लेकर, झोला ले लेकर, क्योंकि वो लड़के ने प्रेम विवाह कर लिए, गलती कर ली, लेकिन वो अपना कब्जा थोड़ी छोड़ते हैं। तो कब्जा तो रहता है और उस कब्जे में आपको सब मिलते हैं। वो मैं बड़ी भाग्यवान थी कि मेरे ससुराल के बाकी लोग सब विदेश में थे, तो एक ले देकर केवल सास ससुर यहाँ पर बचे थे भारतवर्ष में, बाकी सब विदेश में थे। तो मेरा संघर्ष बहुत कम था। दूसरी बात है कि मेरा जीवन साथी मुझे बहुत से गड्ढों से बचाता था। नहीं, ये नहीं, इतनी दुनियादारी मेरे अंदर नहीं थी। हाँ, ये तो मुझे पता भी नहीं था वो कितने भाई बहन हैं, कौन जाति है। जब मेरे पिता ने पूछा कि कालिया कौन होते हैं, मैंने कहा मुझे भी नहीं पता। तो मैं कुछ भी नहीं जानती थी। कालिया सरनेम मैंने जीवन में पहली बार सुना था। बाद में तो फिल्म आ गई तो सब कालिया कालिया बोलने लगे, और शोले से ये हो गया, तेरा क्या होगा कालिया, हर समय। यानी कालिया धीरे धीरे शक्ति और दबंगई का प्रतीक हो गया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता था। वो तो बाद में एक दिन चाई जी कहते थे हम अपनी सास को, चाई जी, पंजाब में चाई जी कहते हैं। तो चाई जी से जब ऐसी बात उठ रही थी, मैंने कहा ये कालिया कौन लोग होते हैं। तो रवि के चाचा आए हुए थे डाल्टनगंज से, उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं, हम तो रावण के वंशज हैं। तो मैं बड़ी घबरा गई, मैंने कहा रावण के वंशज कहाँ से आ गए। तो फिर उन्होंने, माता जी ने कहा कि भाई रावण भी ब्राह्मण था और हम बड़ी उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, हमें सारे वेदांत का ज्ञान है। और 2 तरह के ब्राह्मण होते हैं, उन्होंने कहा एक याचक ब्राह्मण होता है, एक दाता ब्राह्मण होता है, हम दाता ब्राह्मण हैं। अब इस सब बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। बीच बीच में वो अपना ज्ञान का पिटारा खोलती थी। वो कोई साधारण महिला नहीं थी। उन पर अगर लिखा जाए तो कोई बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा जाएगा, क्योंकि मैं भी दांव खेलती थी बीच बीच में। और जो आपने पूछा कि कैसे मैंने पार पाया, तो देखिए होता ये था कि मैं एक तो कामकाजी थी, ऊपर से बच्चे बहुत छोटे थे, और रवि को महफिल लगाने का बहुत शौक़ था। तो घर में शाम को 7 बजे से महफिल लग जाती थी दोस्तों की। तो मेरे पास बहुत बहाने होते थे उनकी बात ना सुनने के। तो जब वो मुझे कहती थी ममता तूने ये काम नहीं किया,
मैंने कहा अरे माता जी मैंने सुना ही नहीं। मैंने कहा हर बात में कह देती थी मैं तो सुना ही नहीं। जब कॉलेज जाने वाली होती तो जानबूझ कर नहीं सुनती थी, क्योंकि अगर जाऊँगा, अगर उनकी बात सुनूँ तो मेरा तो कॉलेज मिस हो जाएगा। तो मुझे नौकरी भी करनी थी आखिर, और कॉलेज जाकर बाकियों को भी संभालना होता था। मैं प्रिंसिपल थी कॉलेज की। तो देखिए हुआ क्या, नियति ने क्या बदला लिया कि जब मैं लगातार हर बात में कह देती रही थी मैं नहीं सुनिया, तो धीरे धीरे मैं बधिर हो गई। ये एक नियति आपके साथ ऐसा न्याय करती है कि आप चालाकी कर रहे हैं ना, वो चालाकी वापस आपको दे देती। मैंने कभी आज तक ईयरिंग नहीं पहना, मेरे कानों में छेद ही नहीं है। जब पहनी तो हियरिंग एड पहनी। तो आप मेरी क्या दिक्कतें पूछते हैं भाई, हैं? मेरी तो दिक्कतें इतनी हैं, उन पर लिखे ना तो बहुत कॉमिक किस्म की रचना बनेगी। देखो बेटा, हम लोग एक ऐसे समाज में रहते हैं जिसमें स्त्री के यौवन को और उसकी सुंदरता को, दैहिक सौंदर्य को बहुत ज़्यादा महत्व मिलता है। मिलना नहीं चाहिए। जब स्त्री थोड़ी बड़ी हो जाती है, जिस बच्चे में अपना पूरे प्राण दिए उसको बड़ा करने में, जब वो भी कहीं और अर्पित करती है, उसको लगता है कि एक युवती जो अधिक आकर्षक है, अब उसके मेरी बागडोर, घर की बागडोर उसके हाथ में आएगी, तो उसको बहुत सारी होती होंगी असुरक्षाएं। और जो नई आने वाली लड़की है उसी को चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि बहनापे का रिश्ता अक्रॉस जनरेशन्स भी होता है, अक्रॉस क्लास होता है, अक्रॉस कास्ट होता है, अक्रॉस कम्युनिटी होता है, तो अक्रॉस एज जनरेशन्स भी होता है। जो सूत्र एक ही है, जो ज़्यादा जिसके हाथ में अभी पावर है उसको ज़्यादा झुकना चाहिए। तो एक ऐसी स्त्री का संकट, और वो उस समय होता है ऋतु मुक्ति का, जो बहुत सारी असुरक्षाएं भी होती हैं। तो उस सब को समझ के, अगर तुमने बहुत प्रत्यक्ष सवाल पूछा, इसलिए मैं प्रत्यक्ष ही जवाब दे रही हूँ, जिसने भी पूछा, बहुत सहानुभूति की तरह की इस उम्र की स्त्री को की खास समस्याएं होंगी, मैं उसको इतने प्यार से निहाल करूंगी जो धीरे धीरे वो मेरी माँ जैसी हो जाए। इस संकल्प के साथ शुरुआत करनी चाहिए। अब नहीं होता है तो फिर वही सूत्र आयोडेक्स मलिए काम पे चलिए। जैसा ममता जी ने। धन्यवाद मैम। निर्मला जी कुछ बोलना चाहती हैं? मेरे पास इसका जीवंत उदाहरण है और मैं खुद आप लोग के समक्ष बैठी हूँ। एक समय था जब मेरी भी सास थी, तो हमारे से बहुत अत्याचार करती थी। और गांव का जीवन को याद कीजिए। तो एक बार किसी बात को लेके बहस हो गई, मुझसे नहीं, उनके लड़के से, जो मेरे पति हुआ करते। तो उन्होंने कहा मेरे लेके कि अगर तुम इस लड़की को अपने घर नहीं छोड़ के आते हो ना, तो हम तुमको कभी खाना नहीं देंगे। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई भाई, सीधे मेरे पेट पर प्रहार हो गया। तो उस समय मैं चाहती तो मैं इसका विरोध बहुत अच्छे तरह से कर सकती थी, लेकिन हम बोले नहीं, हम इसका विरोध अभी नहीं करेंगे। लेकिन वो खाना नहीं दी हमको। वो अगल बगल लोगों के पास मैं गई तो वो लोग जान गए कि ऐसे बात विवाद हुआ है, तो वो लोग खाना खिला दी। तो फिर हमने अपने पति से कहा कि ऐसा करो, एक वक्त तो उन लोग के पास हमने खा लिया, चलो ऐसा करो मुझे अपना घर पहुंचा दो। तो वो भी राजी हो गए कि हो सकता है अभी दिन का मिला रात का ना मिले, तो ऐसे स्थिति में कैसे रहोगी। तो चले गए, वो हमको अपना घर पहुंचा दिया। दरअसल हम घर जमाए लाए हैं, हमारा कोई भाई नहीं है, तो वो हमको पहुंचा दिया। लेकिन इस बात पर कोई टीका टिप्पणी हमने नहीं की। माँ से भी, अपनी माँ से कभी शिकायत की नहीं की कि मेरी सास ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया। तो मैं चुप रही और सहते रही उस चीज़ों को।
तो एक समय देखिए ना करिश्मा किस तरह होता है। एक समय ऐसा आता है कि सास जब उनका हाथ पैर नहीं चलने लगता है, वो बीमारी की हालत में दूसरे के घर में, अपना घर में भी बड़ा भाई था तो वो भी नहीं देख रहे थे, वो चले गई अपना मायके। तो वहाँ कुछ दिन रहने के बाद लगा कि कहाँ पहुँचाएँ। एक उम्र होने के बाद भारीपन लगता है ना, कैसे इसको ढोएंगे, बहुत सारे सेवा ससुर करना है। तो बोले चलिए वहीं पर पहुँचा देते मेरे पास, हमारे घर पे। तो वो लोग का दिमाग काम कर गया और संयोग से वो मेरे पास वो महिला पहुंचा दी। तो पहुंचा दी तो मुझे वो दृश्य याद रहा कि वो किस तरह मेरे साथ सलूक करती थी। तो लेकिन हम वहाँ पर पता नहीं कैसे हम मतलब इतना हम नरम हो गए, इतना मतलब बर्फ़ की तरह हम ठंडे हो गए, वो गुस्सा को हम पी गए। वो कभी याद नहीं रहा इसलिए उसकी स्थिति को देखे कि ये बहुत मजबूर है, इनको सेवा की आवश्यकता है, खाने पीने की खुद को आवश्यकता है। तो हमने वो चीज़ को कभी नहीं दोहराया आज तक। आज स्थिति ये है, वो सास गुजर गई और हम लोग में होता है क्रिश्चियन में ये दफनाते हैं, तो वो दफनाने का जो ज़मीन होता है उनको आज हम अपने ही ज़मीन पर दफनाए हुए हैं। उनका कब्र को हम सेवा साल में उसका साफ सफाई करते हैं। तो ये घटना मुझे याद है अभी तक, लेकिन हम अंदर से उनको माफ़ कर दिए हैं कि ये बात को लेकर के हम बहुत गुस्से में हैं, वैसी बात नहीं है। तो इस तरह का होना चाहिए कि कोई भी घटनाक्रम होता है, अनजाने में से ही वो उस वक्त नहीं सोच पाती है, तो कभी इस घटना को याद करके नहीं रखना चाहिए। और यदि रखना भी है तो उसको बहुत ही प्रेम से उनसे पेश आना चाहिए। यहाँ तक कि इतना भी कि मेरे साथ कि बाल में तेल लगाने के लिए भी छिपा देती थी। हाँ, इस तरह का ये जीवन को हमने देखा है। तो हमें लगता है अभी हम बहुत अपने आप में संतुष्ट महसूस करते हैं कि मेरी सास मेरे ही ज़मीन पर दफनाई गई है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। धन्यवाद।